नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आशीष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यहाँ पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। और आज हम शुरू करने वाले हैं 6 मार्च के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। तो जल्दी से मेरे साथ ही जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज के दिन के। चलिए, तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा सपना बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन करिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे कदमों के साथ में। आप देख पाएंगे मेरे साथी कि कभी कभी छोटे छोटे स्टेप्स आपको मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं, और लंबे लंबे स्टेप्स लेने पर आप हो सकता है कि कई बार वहीं पे स्टक अप कर जाएं। तो देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द शॉर्ट स्टेप्स इन योर लाइफ। इसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं आज के पहले बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पर। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि विच सिटी हैज बीन द बेस्ट अमंग द मेट्रोज ऑफ द कंट्रीज इन द मैटर ऑफ द ईज ऑफ लिविंग। ओके, द ऑप्शंस आर द मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा चर्चों में रहा है आज ये क्वेश्चन कि ईज ऑफ लिविंग में यहाँ पे इंडिया में कौन से जो हमारा शहर है वो टॉप पे आया है। द आंसर इज बेंगलुरु। ओके, अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑफिशियल ट्वीट हैंडल है मेरे पास यहाँ पे ANI का, और उन्होंने कहा है कि यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी अनाउंसेस रैंकिंग ऑफ द ईज ऑफ लिविंग, और जिसमें इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे बहुत सारे शहरों को चुना हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें तो इंडिया यूनियन मिनिस्टर फॉर द हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स हैं हमारे कौन से यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी जी। चलिए, अगर बात करें तो इस ईज ऑफ लिविंग के अंदर यहाँ पे टॉप किया है किस शहर ने? बेंगलुरु ने, विद द मार्क्स ऑफ द 66.7। देखिए, आपको मैं क्लियर कर दूं कि ईज ऑफ लिविंग के अंदर ना यहाँ पे दो कैटेगरीज बनाई गई थी। एक ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से ज़्यादा की है, जिनकी 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, और एक ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम की है, तो मोर देन अ मिलियन और लेस देन अ मिलियन। चलिए, तो ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो उसमें टॉप किया यहाँ पे किसने? बेंगलुरु ने। यस, किसने यहाँ टॉप किया? यहाँ पे बेंगलुरु ने। देन पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर एंड ग्रेटर मुंबई। और ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या यहाँ पे देखिए 10 लाख से कम है, तो ऐसे शहरों में टॉप के यहाँ पे शिमला ने, देन भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा। चलिए, ये सब शहर है। देखिए, अगर बात की जाए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बता दीजिए कि हमारी जो भारत की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली की पोजीशन क्या थी? तो मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि दिल्ली यहाँ पे टॉप शहरों में शामिल नहीं है। दिल्ली की इस बार जो रैंकिंग मिली है वो मिली है 13। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है इस बार दिल्ली के लिए दिया गया है कि दिल्ली हमारे टॉप 10 रैंकिंग के अंदर शामिल नहीं है। तो इस बार की जो पोजीशन है वो यहाँ पे 13 है। अगर बात की जाए कि लास्ट के शहर कौन से हैं जो इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में लास्ट में आए हैं, तो आंसर है बरेली, धनबाद एंड श्रीनगर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए मेरे साथियों। चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज भी है, नगर निगम भी है, नगर पालिका भी है। अगर बात की जाए नगर पालिका के बारे में, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कौन सा नगर पालिका है जो टॉप किया गया इसमें मेरे साथियों? तो आंसर है इंदौर। और वहीं पर जब बात करते हैं 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जो नगर पालिका है वो है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, और इसने यहाँ पे मार्क्स लिए हैं 50.92%। देखिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो ये सारा था हमारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को यहाँ पे किसके द्वारा जारी किया गया था? तो आंसर यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही प्यारा है कि व्हाट इज द बावधान एज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों, आप जैसा फिगर में देख पा रहे हैं कि बावधान इज रिसेंटली अ काइंड ऑफ द वैरायटी ऑफ राइस। यस, ये वैरायटी ऑफ राइस है। देखिए, अगर बावधान की बात करता हूं मेरे साथियों, तो ये जो राइस है ये बहुत ज्यादा इनरिच्ड होता है आयरन के अंदर। यस, आयरन के जो मिनरल्स हैं ये बहुत ज्यादा इनरिच्ड है इसके अंदर। और इंडिया इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ द रेड राइस फ्रॉम असम टू द USA। आपको मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र है, ये वहां पर लाल चावल है जो उगाया जा रहा है, और जिसे कंसाइनमेंट किया गया है USA के लिए, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के लिए। चलिए, अगर बात की जाए मेरे साथियों आगे, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो राइस एक्सपोर्ट किया गया यहाँ पे किसके लिए? यहाँ पे USA के लिए, और इसे अपेडा के द्वारा मान्य किया गया है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि अपेडा क्या है? द एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे फाउंडेड किया गया था 13 फरवरी 1986 को, और इसी के द्वारा से मान्य किया गया मेरे साथियों। देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो लाल चावल का कंसाइनमेंट है ये यहाँ पे टेक ऑफ कर चुका है यहाँ पे USA के लिए। देखिए, अगर चावल की बात करें तो भारत के अंदर चावल का जो अनुसंधान केंद्र है, अगर हम बात करते हैं, देखिए नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ये पड़ता है उड़ीसा के कटक में।
वहीं पे जब मैं बात करता हूं कि विश्व के अंदर चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ये पड़ता है फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। देखिए जो मैं बात कर रहा हूं असम की, तो असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियां हैं, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन किया जा रहा है। वैसे भारत में सबसे ज्यादा चावल का जो उत्पादन है मेरे साथी, वो था पे पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन यस ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र भी बहुत ही फेमस है चावल के लिए। अब यहां पर आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी आइलैंड है, जिसे बोलते हैं रिवर आइलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी आइलैंड है मेरे साथी, वह है मांजुली। नाम सुना आप लोगों ने? ओके, एक छोटा सा आंसर है, आप सबके सब साथी मुझे कमेंट के अंदर जरूर कीजिएगा कि मांजुली को यहाँ पे जिला घोषित किया गया है। यस, मांजुली इज प्रिस्क्राइब्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि मांजुली को जिला कब घोषित किया गया था? आप इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमलीपाल बायोस्फीयर, ये भी बहुत चर्चा में है, बहुत भयानक आग है जो यहाँ पे लगी हुई है मेरे साथियों। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मीडिया कवरेज नहीं है जिस पे यहाँ पे दिखाई जा रही है। मैं अभी लेटेस्टली बहुत सारी न्यूज़ को फॉलो कर रहा था पे, तो मैंने देखा कि पिछले 10 दिनों से यहाँ पे आग लगी हुई है, लेकिन किसी भी मीडिया कवरेज ने इसे ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। तो इसी पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, वो ये है कि सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका या बिहार में? द आंसर इज उड़ीसा। मैंने इसमें टिक क्यों नहीं किया? चलो कोई दिक्कत नहीं, सुनो। देखिए सिमलीपाल की जब मैं बात करता हूं तो सिमलीपाल यहाँ पे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट और एशिया का भी सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है। और सिमलीपाल की जब मैं बात करूं मेरे साथियों, वो है कहां पर? आप कहेंगे उड़ीसा में, द स्टेट इन द उड़ीसा। ओके ग्रेट। तो देखिए बहुत ही बुरी बात है कि यहाँ पे इतनी भयंकर आग लगी हुई है और बहुत ही कम मीडिया कवरेज है, या ना के बराबर जो मीडिया कवरेज है वो दी जा रही है यहाँ पे। देखिए तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है जो लगभग 2750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, और द सेवेंथ लार्जेस्ट पार्क है, नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, सुनो मैं जो बोलने वाला हूं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। यहां पर पिछले 10 दिनों से आग लगी पड़ी है और यहां पे इसे ज्यादा कवरेज नहीं दिया जा रहा। चलिए अगर बात की जाए मेरे साथियों, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा है, जिसमें से कुछ इलाका नेशनल पार्क का है, कुछ इलाका पे बायोस्फीयर रिजर्व का भी है। देखिए तो 22 जून 1994 को ऑन द 22 जून 1994 इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, और इसे यूनेस्को के अंदर भी शामिल किया गया है इन ईयर 2009। यस, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व से इंडिया में बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डाटाज हैं। अगर आप यहाँ पे मैप को देखें, मैप को फॉलोअप करें, हो सकता है मैं इसे थोड़ा जूम इन कर दूं, तो आप देख पाएंगे कि इस मैप के अंदर आपको इंडिया के बहुत सारे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो नजर आने वाले हैं, जयमंडलीय क्षेत्र नजर आने वाले हैं। इंडिया के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो जयमंडल क्षेत्र मेरे साथियों कौन सा पे? नीलगिरी है, और सबसे लास्ट में बना है कौन सा? हमारा पन्ना इन द ईयर 2011। नीलगिरी को बनाया गया यहाँ पे 1986 में। देखिए तो अभी इंडिया के पास ऑफिशियली 18 जयमंडलीय क्षेत्र है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बात पता होनी चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, द आंसर इज नीलगिरी, और नीलगिरी को एस्टैब्लिश किया गया है किस ईयर में? आंसर है 1986 में। देन द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, द आंसर इज द गल्फ ऑफ कच्छ। यस, जो कच्छ का यहाँ पे जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ का यहाँ पे देखिए जो बायोस्फीयर है, इसे इंस्क्राइब किया गया है इंडिया में 2008 में। एंड द स्मॉलेस्ट, मेरी बात को समझिएगा, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, तो भारत का सबसे छोटा जयमंडलीय क्षेत्र है मेरे साथी, आप कहेंगे यहाँ पे कहां पर है? वो है डिब्रू सैखोवा। और डिब्रू सैखोवा कहां पे मेरे साथियों? आंसर यहाँ पे कहां पर है? आंसर है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में या असम में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। देखिए कि 5 मार्च 2021 को, ऑन द 5 मार्च 2021, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइज अ वर्चुअल समिट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ही तो क्यों लिया मैंने इसको? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड या स्वीडन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए आजकल यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग्स का दौर बहुत ज्यादा चल रहा है। इंडिया में अभी मैरीटाइम समिट हुई, वो भी पूरी वर्चुअली हुई है। मैंने कल क्वेश्चन कराया था आप लोगों को कि इंडिया की जो मैरीटाइम समिट है वर्चुअली जो हुई थी, उसके अंदर उसमें किस परियोजना को लेके बात चल रही थी? भारतमाला परियोजना या सागरमाला परियोजना? आप चाहें तो इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर जरूर कर सकते हैं। चलिए तो इसका सिंपल आंसर यहाँ पे स्वीडन। यस, आंसर इज स्वीडन। यू कैन सी, देखिए तो यहाँ पे जो वर्चुअली मीटिंग की गई मेरे साथियों, वो की गई यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेके। एज द प्राइम मिनिस्टर सेज, यस क्लाइमेट चेंज इज अ प्रायोरिटी, और यहाँ पे उन्होंने बात की है कि वर्चुअल समिट में बोला था कि हम क्लाइमेट चेंजेस को लेकर बहुत सारे स्टेप्स लेने वाले हैं, और ये वर्चुअल समिट की गई मेरे साथियों स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टेफन लोफन के साथ में। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखिए
भारत के आजकल यूरोप के देश के साथ जो संबंध है बहुत अच्छे चल रहे हैं, नो डाउट। और जो पेरिस कॉन्फिडेंट हुआ था, हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई थी कि इंडिया बहुत सारे स्टेप्स लेने वाला है फॉर टू कंट्रोल द क्लाइमेट कैलेमिटीज। चलो सिंपल है, स्टॉकहोम गए थे यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी 2018 में, और यहाँ पे पहली बार यहाँ पे इंडिया नॉर्डिक समिट भी होता है। यस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पहला जो इंडिया नॉर्डिक समिट है वो कब यहाँ पे 2018 में, कहाँ पे, स्टॉकहोम के अंदर। ओके ग्रेट। 5 मार्च, कल की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। तो 5 मार्च 2021 को M8.0 भूकंप के बाद किस राष्ट्र ने सुनामी की चेतावनी घोषित की है? विच नेशन हैज इशूड अ सुनामी वार्निंग आफ्टर एन M8.0 earthquake on 5th March 2021? The answer is New Zealand. Yes, the answer is New Zealand। मेरे साथियों देखें, जो सुनामी है ये एक जापानीज शब्द है। जब यहाँ पे देखिए समुद्र के अंदर इस प्रकार से लहरें उठती हैं बाय दी एनी मूवमेंट विच इज हैपन इन द सी, चाहे वो अर्थक्वेक हो सकता है या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जब बात करते हैं हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड के अंदर यहाँ पे एक आधिकारिक घोषणा कर दी गई है सुनामी के बारे में ऑन द 5th मार्च। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी है, और नीमा। तो इन्होंने एक घोषणा कर दी है कि यस देयर इज अ चांसेस ऑफ द सुनामी व्हिच गोइंग टू स्टक द शोर्स, और यू विल से द सीज, और यू विल से द शोर्स ऑफ द न्यूजीलैंड। ओके, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो जो न्यूजीलैंड है ये इतना खतरा क्यों है इसके ऊपर, बहुत प्यारी बात बताने वाला हूं, सुनो। हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर एक एरिया है जिसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, एज यू कैन सी हियर। ओके, तो रिंग ऑफ फायर एक ऐसा एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं, और जहां पे एक्टिव वोल्केनोज है मेरे साथियों, वहां पे डेफिनेटली यहाँ पे वाइब्रेशंस होते रहते हैं इन द अर्थ क्रस्ट, और उसी से यहाँ पे सुनामी और यहाँ पे भूकंप जैसे बोलते हैं अर्थक्वेक, उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा बनती हैं। ये पूरा का पूरा जो ओशियन है ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। तो एज यू कैन सी हियर कि न्यूजीलैंड का जो इलाका है ये हमारे रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है, जो काफ़ी डेंजर है इलाके भारत पृथ्वी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल देखिए, मान लिए कि किस राष्ट्र ने ऑस्ट्रेलिया को एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन को शिपमेंट करने से मना कर दिया? विच नेशन इज ब्लॉक द शिपमेंट? ओके, सिंपल क्वेश्चन देखो यहाँ पे। देखिए ये जो हमारी एस्ट्राजेनेका है, इट्स अ काइंड ऑफ द कोविड वैक्सीन, और ये जो समझौता मना किया मेरे साथियों, किसी यहाँ पे इटली ने किया। देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं एस्ट्राजेनेका के बारे में, तो एक ट्वीट है डैरेन ग्रिम्स का, उन्होंने कहा है देखिए कि EU यानी कि जो यूरोपियन यूनियंस हैं वो कमीशंस द ब्लॉक शिपमेंट ऑफ द इटली प्रोड्यूस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन टू द ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे इनको बता दूं कि यहाँ पे लगभग 25 लाख डोजेस थे जो ऑक्सफोर्ड को दिए जाने वाले थे, लेकिन इन्हें अभी मना कर दिया गया। खैर आपको मैं बता दूं इसके बारे में एक छोटी सी बात और है कि इंडिया की जो वैक्सीन है जिसे बोलते हैं यहाँ पे कौन सा, कोवैक्सीन, और एक है कौन सी, कोविशील्ड। तो यहाँ पे ये चर्चा का विषय बहुत ज्यादा रही है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा असरदार है, कोविशील्ड या फिर यहाँ पे कोवैक्सीन। तो मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि कोवैक्सीन यहाँ पे ज्यादा बेहतर मानी गई है। यहाँ पे किससे? आंसर है कोविशील्ड से। अगर कोवैक्सीन की मैं बात करता हूं तो कोवैक्सीन को यहाँ पे डेवलप यहाँ पे हैदराबाद के अंदर यहाँ पे बायोटेक से, देखिए तो हैदराबाद के अंदर जो भारत बायोटेक लैब है वहां से डेवलप किया गया है, और यहाँ पे 81% इसे इफेक्टिव माना गया है। वहीं पर हम जब बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में, तो कोविशील्ड को मेरे साथियों यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के अंदर जो ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट है वहां पे विकसित किया गया। और ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जो हमारी कोविशील्ड है यहाँ पे फेल हो गई है। चलिए वी गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे कि विच विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत has become the wicket keeper of the world who has scored a century in Australia as well as in England? Okay, देखिए ऋषभ पंत के बारे में क्वेश्चन बन रहा है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी शतक जमाने वाले जो विश्व के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं। तो मैं क्लियर कर दूं इनके बारे में, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, चलो मेरे साथ ही देखिए। अगर बात की ऋषभ पंत के बारे में तो ही बिकम द सेकंड विकेट कीपर इन द वर्ल्ड टू सिक्योर सेंचुरीज इन इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पे छोटा सा एक स्टैटिस्टिक डाटा देख पाएंगे कि ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के यहाँ पे जो इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे देखिए पहली बार शतक लगाया था, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया है, और अब लगाया यहाँ पे कहाँ पे, इंग्लैंड के विरुद्ध यहाँ पे भारत के अंदर। अभी यहाँ पे जो चल रहा है हमारी टेस्ट सीरीज जो 4 से लेकर 8 मार्च में चल रही है अहमदाबाद में, और यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो मॉन्टेरा स्टेडियम है मेरे साथियों, वहीं पे टेस्ट मैच चल रही है।
तो इसी टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने यहाँ पे देखिए 101 रन मारे हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं मेरे साथी, और ऐसा करने वाली है विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं। विश्व के ऐसे पहले खिलाड़ी कौन पे, एडम गिलक्रिस्ट हैं, जो यहाँ पे कहाँ के खिलाड़ी थे, आंसर है ऑस्ट्रेलिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यहाँ पे कि इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अभी यहाँ पे जो इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड की हम जब बात करते हैं, देखिए तो इंटरनेशनल यहाँ पे एनर्जी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो ग्लोबल अवार्ड है ये दिया गया हमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ पे चल रहा है सेरावीक। सेरावीक की जब बात करते हैं वो है क्या, तो कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा पे सेरावीक चल रहा है। और सेरावीक में एक कह दिया गया था कि 5 मार्च 2021 को लास्ट कन्वेंशन था जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात की थी। और मैं क्लिक कर दूं, उन्होंने ये कहा था कि भारत के अंदर महात्मा गांधी जी के प्रयासों से ही भारत एक अग्रणी देश बन चुका है और यहाँ पे वो अथक प्रयासों से आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने महात्मा गांधी जी को समर्पित की हैं। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में एक बात की थी कि भारत ने किस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे एलपीजी कनेक्शंस दिए हैं, किस प्रकार से भारत ने बायो कनेक्शंस को बढ़ावा दिया है, किस प्रकार से भारत ने रिन्यूएबल सोर्सेस को बढ़ावा दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें थी जिन्होंने अपने अधिभाषण में कही थी यहाँ पे लास्ट में। ओके, द क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे सेरा के द्वारा किस व्यक्ति को यहाँ पे लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, तो आंसर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए, Which state has signed an agreement with the ArcelorMittal to invest 50,000 crore to set up a steel plant in their state? The answer is Odisha. Okay. तो ओडिशा की हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो ओडिशा के अंदर यहाँ पे एक ऑफिशियली यहाँ पे देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है जिसमें कहा गया कि आर्सेलरमित्तल की जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करने वाली है 50,000 करोड़ यहाँ पे स्टील प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे ओडिशा के अंदर। और ये जो स्टील प्लांट है मेरे साथियों ये एस्टैब्लिश किया जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे केंद्रापारा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ओडिशा के अंदर जिसमें इन्वेस्टमेंट है 50,000 करोड़ का। देखिए आपको मैं क्लियर कर दूं कि उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत सारी मात्रा में खनिज पदार्थ पाया जाता है, इवन द बॉक्साइट, यस यू नो एज वेल एज, ठीक है। तो बॉक्साइट का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे, उड़ीसा के इलाके में होता है। तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है खासकर जो ईस्टर्न घाट का इलाका है जहां पे मयूरभंज की खदानें भी हैं, ये बहुत ज्यादा उत्पादन वाली खदानें भी मानी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि वाई व्हाट परसेंटेज हैज चाइना इंक्रीज इट्स डिफेंस बजट लास्ट ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द आंसर इज 6.8%। यस, तो अभी चाइना ने अपनी आर्टिलरी पर बहुत ज्यादा यहाँ पे जो बजट है वो पेश किया है। देखिए बहुत टेंस कंडीशन बन रही है। आपको मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि चाइना की सिर्फ भारत के साथ ही बाकी अन्य देशों के साथ भी बहुत सारी टेंस कंडीशन है और उन्होंने कह दिया कि हम इस टेंस कंडीशन के अंदर अपनी मिलिट्री का जो बजट है वो बढ़ाने वाले हैं। तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि कितना परसेंटेज बढ़ाया गया है, तो आंसर है 6.8%। 6.8% एज यू कैन सी हियर। ओके चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं आपसे कि यहाँ पे साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली डिजाइन एंड डेवलप द लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफर के। द आंसर इज इंडियन साइंटिस्ट। यस, तो यहाँ पे कम बजट में जो स्पेक्ट्रोग्राफ है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो आंसर है भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा। देखिए आपको मैं क्लियर कर दूं मेरे साथी कि नैनीताल के अंदर एक संस्था पड़ती है जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस, और इनके यहाँ पे हेड हैं जिनका नाम है अमितेश उमर। तो अमितेश उमर की टीम के द्वारा यहाँ पे लो कॉस्ट यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोग्राफ है वो डिजाइन किया गया है। देखिए स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा यंत्र है, इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइस जो यहाँ पे मेजर करता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को इन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका यूज कहां पर हो सकता है, तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर देखिए बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, तो बहुत सारे ब्लैक होल्स की स्टडी के अंदर इवन यहाँ पे जो पैरेलल स्पेस का जो कंसेप्ट चल रहा है उसकी स्टडीज के अंदर भी इसका बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये सब बातें थी आज के लिए। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं जानता हूं, और आप दे सकते हैं इसका आंसर, और प्लीज सारे साथी इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर जरूर दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि डीआरडीओ हैज कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट फ्रॉम रिमोट इंटीग्रेटेड रेंज ऑफ चांदीपुर इन विच स्टेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य के अंदर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया गया है। मेरे ख्याल से तो मुझे इसका आंसर बताना भी नहीं चाहिए, आपको ऑप्शन देने भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे अच्छी तरह से समझ आई होंगी। हम मिलते हैं यहाँ पे कल इसी तरह से रेगुलर सीरीज के अंदर। मेरे साथियों,
यहाँ पे मैं हरीश तिवारी आपको इसी तरह से बढ़िया बढ़िया करंट देता रहूंगा। आप पढ़ते रहिए और बहुत ही शानदार तरीके से आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स लेके आइए। तो मिलते हैं कल। सी यू, टेक केयर।